अच्छा जी, उम्मीद है आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल गेन्स के मैक्सिमम जितने सिनेरियोज में इकट्ठे कर सकता था वो मैंने एक ही पर्सन के सिनेरियो में डाल दिए हैं, और ताकि कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज हो जाए, बजाय इसके कि 10 सवाल आप करते फिरें, एक ही सवाल कर लेंगे, टॉपिक तैयार हो जाए। अच्छा, इस पे जाने से पहले एक बेसिक आइडिया आपको समझना है, वो ये है कि जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है उसके केस में हम क्या करते हैं कि आपके जितने भी हेड्स ऑफ इनकम में इनकम आ रही है, अगर इसमें कोई फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी कैपिटल गेन्स में डिस्कस कर लिया है कि इमूवेबल्स और सिक्योरिटी, ये क्या है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, यानी कि इस इनकम के लिए कोई रेट ऑफ टैक्स अलग से बताए हुए टैक्स लॉ में। ठीक है, तो इस इनकम के साथ क्या सलूक किया जाता है जब टैक्स कैलकुलेशन बनाई जाती है। सो ये आपकी इनकम्स में शामिल होकर जब यहाँ पे पहुंचता है टैक्सेबल इनकम में, तो आप सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को क्या कर देते हैं, अलग, इमूवेबल को अलग और सिक्योरिटी को अलग। तो इसके लिए जो रेट ऑफ टैक्स स्पेसिफिकली डिफाइंड हुए हैं, स्पेसिफिक रेट, वो हम इसके ऊपर लगाते हैं और टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जो बाकी बच जाता है बैलेंस, उसके ऊपर फिर इंडिविजुअल का या एओपी का जो भी टाइप ऑफ पर्सन है वो वाले स्लैब्स फिर लगा दिए जाते हैं। ठीक है, पर्सन स्पेसिफिक स्लैब्स। तो ये ट्रीटमेंट है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का, ये आपको खासतौर पे इसकी समझ होनी चाहिए। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं अपने सवाल के ऊपर। Mr. Harris has provided following information for tax year 2022, calculate taxable income and tax liability. On 1st January 2022, Harris entered into a contract for sale of his 250 square yard plot in Islamabad to Mr. Sohail for a consideration of 50 million. Sohail paid rupees 5 million at the time of contract for sale. However, he failed to pay the balance of the amount by 30th April 2022, and Ilyas forfeited rupees 5 million in accordance with the terms of contract. तो ये जो 5 मिलियन है, इससे आपको क्या समझ आ रही है, क्या चीज है, फोरफीटेड डिपॉजिट है। और ये हमने कहाँ डिस्कस किया हुआ है, प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में। आई थिंक एक दफा मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये जो रेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसमें लिखा हुआ था कि रेंट इंक्लूड्स फोरफीटेड डिपॉजिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, नतीजा क्या निकला कि ये जो पहली हमारी इंफॉर्मेशन है, पहली जो इंफॉर्मेशन है, इसमें फोरफीटेड डिपॉजिट लिखा नजर आ रहा है, और ये कौन से हेड ऑफ इनकम में जाएगा, प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में जाएगा, और अमाउंट कितनी होगी, 5 मिलियन। तो इसमें कैपिटल गेन्स का कोई सिचुएशन अभी तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जी। Subsequently, the plot was sold for 49 million to Mr. Mumtaz on 30 June 2022. Ilyas had inherited the house on 25 June 2016, on which the fair market value of the plot was estimated 39 million. तो अब ये प्लॉट चूंकि डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन्स के हेड ऑफ इनकम में हमने उसी वक्त आना है जिस वक्त हमारा कोई कैपिटल एसेट डिस्पोज ऑफ होगा। ठीक है, तो अब ये डिस्पोज ऑफ अगर हो गया तो इसका मतलब कैपिटल गेन्स का सिनेरियो बनेगा, और मुझे कंसिडरेशन में से माइनस करना है कॉस्ट। ठीक है, इसी तरह वर्कआउट होता है ना कैपिटल गेन। सो हम अपने रेलेवेंट स्लाइड के ऊपर भी चल जाते हैं जहां से हम ये सब थ्योरेटिकल इंस्पिरेशन हासिल कर रहे हैं। सो ये है जी कैपिटल गेन्स का सिचुएशन, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि आप कंसिडरेशन में से क्या माइनस करोगे, कॉस्ट माइनस करोगे। ठीक है जी, और कॉस्ट से मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन थी जिसमें ये बताया हुआ था कि अगर आपको वो जो कैपिटल एसेट है वो सक्सेशन, इनहेरिटेंस, डिवोल्यूशन, इन रस्तों से मिला है, तो फिर इसका मतलब ये है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। ठीक है, तो अब इस सवाल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब आपको, चूंकि ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है ये थ्रू इनहेरिटेंस मिला है, लिखा नजर आ रहा है, इनहेरिटेंस के थ्रू मिला है ना, तो इसका मतलब कॉस्ट क्या होगी, जो भी इनहेरिटेंस के वक्त फेयर मार्केट वैल्यू। सो 39 मिलियन विल बी द कॉस्ट,
और कंसिडरेशन जो एक्चुअली आपको रिसीव हुई या फेयर मार्केट वैल्यू तो यहाँ पे बताई भी नहीं है, तो वो 49 मिलियन यहाँ पे बताया हुआ है कि इतने का उसने बेचा है, तो 49 मिलियन विल बी, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे जो गेन बना वो कितना बना, 10 मिलियन का। नाउ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने एक और एस्पेक्ट भी इसका डिस्कस किया हुआ है, और वो क्या था, ये एक टेबल था, कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। तो अब देखना पड़ेगा कि होल्डिंग पीरियड इसमें से कौन से वाला बनता है इस केस में। सो देखिए जरा सवाल, इसने किस वक्त इसको इनहेरिटेंस में मिला था ये प्लॉट ऑफ लैंड, इनहेरिटेड द हाउस ऑन 25 जून 2016, और ये डिस्पोज कब कर रहा है, बेच कब रहा है, 30 जून 2022। सो 25 जून 2016 से 30 जून 2022, तो कितने साल बनते हैं, 16 से 17 1 साल, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, तो 1 2 3 4 5 6 साल हो गए, कुछ दिन कम बन रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है उसमें क्या है कि अगर होल्डिंग पीरियड हो मोर देन 4 इयर्स तो फिर क्या होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस 10 मिलियन में से टैक्सेबल कितना होगा, 0, ठीक है जी। सो 10 के 10 मिलियन का गेन तो है उसका, लेकिन टैक्सेबल इनकम में कुछ नहीं लेकर जाएंगे आप, सिर्फ प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में जाएगा कितना, 5 मिलियन। सेकंड इंफॉर्मेशन देखें जी, सेकंड क्या है, On February 2022, Haris discarded a machine which he had imported from China for rupees 1 million on 1st January 2022 to start the business. तो बिजनेस का एसेट हो गया, ठीक है, मशीन जो है। However, the machine was badly damaged during shipment, rendering unfit for use. अब वो आप तक पहुंचने से पहले ही मशीन जो है वो डैमेज हो चुकी है और इस्तेमाल नहीं हो सकती। The shipping company paid him 8.5 lakh as damages. The scrap value of the machine on the date it was discarded was estimated 2 lakh. The documentation charges incurred in connection with the claim for damages was 25,000. Now सबसे पहले तो इस मशीन के बारे में आपको ये डिसाइड करना है कि इस मशीन की हैसियत क्या है। तो क्या ये मेरा डेप्रिसिएबल एसेट है या नहीं, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, डेप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन। तो ये हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में चले जाते हैं और यहां पे जाकर हम ये था जी डेप्रिसिएबल एसेट। देखें जरा, ये सारी कंडीशन ये मशीन पूरी कर रही है। टेंजिबल, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द पर्सन हैज नॉर्मल यूजफुल लाइफ एक्सीडिंग 1 ईयर, अभी तक सब टेक हो रहा है। इज लाइकली टू लूज वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर, ठीक है। इज यूज्ड होली और पार्टली बाय द पर्सन डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये वायलेट हो रहा है कि ये मशीन अभी बिजनेस इनकम डिराइव करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकी, तो इसका मतलब डेप्रिसिएबल एसेट तो नहीं है, ठीक है। तो अगर डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट, ठीक है। क्योंकि अब एसेट को फिर और किधर लेकर जाना है, आपने अगली कैटेगरी कैपिटल एसेट्स की है, वहां पे जाके देखेंगे तो ये कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है उसको भी एक दफा देख लेते हैं कि उसमें पूरा उतरता है या नहीं। So capital asset, property of any kind held by the person whether or not connected with business, does not include stock and trade, depreciable asset, intangible, movable property for personal use. तो ये जो नेगेटिव लिस्ट है इसमें तो वो फॉल नहीं करती मशीन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पूरी कर रही है, तो अब ये कैपिटल एसेट हो गया। अब अगर कैपिटल एसेट हो गया तो इसका मतलब कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, तो गेन वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो कैपिटल एसेट्स के लिए जो कॉस्ट और कंसिडरेशन के रूल वही इस्तेमाल होते हैं जो हमने बिजनेस के टॉपिक में पढ़े थे, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जहां पे कॉस्ट और कंसिडरेशन की डिटेल्स डिफाइन हुई हुई हैं वो बिजनेस के चैप्टर में नहीं हुई हुई, वो वैसे हुई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वो कैपिटल एसेट के लिए भी है, कॉस्ट और कंसिडरेशन के सारे कानून। अच्छा जी, कंसिडरेशन
को अगर आप देखो जाके, मैं बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में जाता हूँ, जरा कंसिडरेशन वाला टॉपिक ओपन करता हूँ कि वहां पे कंसिडरेशन के मामले पे क्या लिखा हुआ है। सो कंसिडरेशन, डिस्पोजल एंड कंसिडरेशन। तो यहाँ पे डिस्पोजल किस वक्त कंसिडर किया जा रहा था कि जब वो बिजनेस में, अब तो वैसे ही तो बिजनेस में इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। कंसिडरेशन पे जाते हैं जरा। कंसिडरेशन में देखें, if asset is lost or destroyed then consideration shall include compensation, indemnity, damages received from insurance claim, settlement, judicial decision। तो इसका मतलब ये कि आप ये अगर डैमेज हो गया है मशीन आपका, तो इसके लिए जो भी कंपनसेशन आपको मिल रही है वो सारी सारी क्या कंसिडर होगी, कंसिडरेशन बन जाएगी। तो अब सवाल में कंसिडरेशन तलाश कर लो कि कौन कौन से फिगर्स हैं। एक तो ये 8.5 लाख रुपए डैमेजेस हैं, ठीक है जी, और दूसरा ये कि ये 2 लाख रुपए इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। अभी आपने इसको बेचा नहीं है, लेकिन हमने ये कहा था कि जिस वक्त उसकी जो डिस्पोजल हो जाएगा तो फिर जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको हम बिल्कुल कंसिडरेशन ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब ये कि कंसिडरेशन के अंदर अब कौन कौन सी फिगर्स ऐड हो जाएंगी, एक 8.5 लाख और 2 लाख। कॉस्ट के केस में क्या करेंगे जी, कॉस्ट देखें। एक तो आपने ये कितने का इंपोर्ट किया है, 1 मिलियन तो आपका खर्चा हुआ है इसको इंपोर्ट करने का, और इसके अलावा 25,000 को डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी हैं, तो ये भी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे क्योंकि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में फॉल करता है। तो इसका मतलब एक तो 1 मिलियन और 25,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10,50,000 और 10,25,000। तो इसका मतलब कुछ गेन बन गया कितना, 25,000 का। अब अगर ये जो गेन बना है, इसको हर कैपिटल एसेट को आपने एक टेस्ट करना है कि क्या ये सेपरेट ब्लॉक वाले तो नहीं है, यानी सिक्योरिटी या इमूवेबल। तो इन दोनों में से तो ये नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे इसका ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट के लिए मुझे, मैं समरी के ऊपर चला जाता हूं और इसमें अब जरा ट्रेस करते हैं इसकी लोकेशन किधर है, ये जो मशीन डिस्पोज ऑफ हुई। तो ये एसेट तो है, ठीक है जी, इसमें फॉल नहीं कर रहा था, ठीक है जी। मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल है, ये इसमें फॉल कर रहा है। उसके बाद पर्सनल यूज का है, सिक्योरिटी है या अदर्स है, ये अदर्स में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या, अगर डिस्पोजल हो गया, इसके ऊपर गेन आ गया और होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो 3/4 टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो होल्डिंग पीरियड क्या 3/4 1 साल से ज्यादा है इसका, नहीं, ये तो इसी साल में आया और इसी साल में डैमेज हो गया, डिस्पोज हो गया, तो इसका मतलब इसको क्या कर देंगे, फुली टैक्सेबल, और ये मेरी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाएगा। सो आप जो सोल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें आप देख लो कि जो ये जो अदर्स वाला कॉलम है लास्ट वाला, इसके अंदर मैंने इसको लिखा हुआ होगा। तो ये सोल्यूशन और ये व्हाइट बोर्ड वर्किंग मैं वीडियो के नीचे लिंक लगा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसके पास नहीं है, ठीक है जी। सो डन हो गया ये पॉइंट नंबर 2। कोई सवाल है किसी का? ओके जी, पॉइंट नंबर 3 देखें। ऑन 14 दिसंबर 2021 हारिस सोल्ड 10,000 शेयर्स in Interwood Private Limited for 3 लाख. He had acquired these shares as follows. So shares के डिस्पोजल की बात हो रही है और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे एक अलग वर्किंग डालते हैं, नंबर 3 शेयर्स। ना इसमें भी मुझे 2 ही चीजें चाहिए होंगी, एक कंसिडरेशन और कॉस्ट, क्योंकि कैपिटल एसेट तो है ही शेयर्स। अच्छा जी, कंसिडरेशन इसने स्ट्रेट अवे बता दिया आपको कितनी, 3 लाख रुपए। सो 3 लाख रुपए की तो कंसिडरेशन हो गई, माइनस करनी है इसमें से कॉस्ट। ये शेयर्स कितने हैं, कितने शेयर, 10,000 शेयर। तो ये लिखा हुआ जी 10,000, ही सोल्ड 10,000 शेयर्स फॉर 3 लाख। अब ये एक्विजिशन की का क्या कुछ बताया हुआ, ये बताया हुआ 5,000 शेयर्स वर परचेज एट 18 पर शेयर और 5,000 बोनस शेयर्स वर अलॉटेड टू हिम ऑन 1 जुलाई 2019 व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू वाज 22 पर शेयर। नाउ बोनस शेयर्स क्या होता है जी, किसी को पता है? बोनस शेयर्स वो शेयर्स का प्रोवाइड करते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स विदाउट एनी कंसीडरेशन। सो जी स्टॉक वाले
स्टॉक वाले शेयर से मुराद मतलब एक तो आप शेयर्स में पे करते हैं ना, बोनस पे करते हैं, कैश पे डिविडेंड पे, और जो स्टॉक में पे करते हैं वो बोनस। हाँ, स्टॉक्स की फॉर्म में बिल्कुल सही है। सो सिर्फ सिंपल पॉइंट ये है कि आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, आप उनको दो तरह के तरीके से मतलब रिटर्न दे सकते हो। पहला तरीका ये है कि उसका जो आपके कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है। दूसरा ये है कि उसको पैसे ना दें बल्कि उसको शेयर्स इशू कर दें। तो वो जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उसकी कंपनी कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं करती। तो दीज आर कॉल्ड बोनस शेयर्स। नाउ बोनस शेयर्स का ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में एज सच थ्योरेटिकली तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन चूंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दिया हुआ है आई कैप ने, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड कर दी है फॉर बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स के मामले में होगा क्या, ये जरा समझ लें। एक नई चीज है, ये हमने पहले नहीं डिस्कस की हुई। बोनस शेयर्स के केस में होगा ये कि फर्ज करें कि आपके पास 1000 शेयर्स हैं और आपने ये कुछ पैसे देकर खरीदे होंगे। ठीक है। तो फर्ज कर लो कि 20 रुपए का एक शेयर खरीदा था, तो ये कितने हो गए, 20,000 रुपए आपने खर्च किए। और अब आपकी कंपनी ये कह रही है कि जनाब जिसके पास भी 1000 शेयर है हम उसको बोनस शेयर देने जा रहे हैं, लेट्स से 500। तो इसका मतलब आपके पास कुछ और शेयर्स भी आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपने खर्चा क्या किया होगा, 0। ठीक है। नाउ इसके ऊपर जो एफबीआर का टेक है कि अब इसको क्या करना चाहिए। एफबीआर सेज, एक सर्कुलर में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 1500 ये जो आपके पास शेयर्स हो गए हैं और इसके लिए खर्चा कितना हुआ है 20,000। आप यहां से इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर लें, यानी कि 20,000 को डिवाइड कर दें किससे, 1500 से। तो अगर मैं ये करूं तो कितना आ जाता है, 20,000 डिवाइड बाय 1500, तो ये आ जाता है 13.33। सो 13.33 विल बी द कॉस्ट फॉर दीज शेयर्स एंड फॉर दीज शेयर्स। यानी कि अब जब भी शेयर बिकेगा, बोनस शेयर आने के बाद फौरन आपने क्या कर देना है, उसकी पर शेयर प्राइस को दोबारा कैलकुलेट कर देना है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जब आप वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहे होते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट किस वक्त चेंज होती है, हर परचेज के वक्त। जैसी नई परचेज आती है आप पर यूनिट दोबारा कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज से। तो अब जिस वक्त इनमें से कोई भी शेयर डिस्पोज ऑफ होगा, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, उसकी कॉस्ट एक शेयर की कितनी ली जाएगी, 13.33। तो ये यहाँ पे स्लाइड के ऊपर यही डिस्क्राइब हुआ है कि कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स वुड बी computed by spreading the cost of old shares over the old shares plus bonus shares taken to all together। तो इन सब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देयर आफ्टर दिस न्यू कॉस्ट, ये जो अब नई कॉस्ट बनी, जैसे अभी हमने 13.33 कैलकुलेट किया ऑफ अ शेयर, वुड बी सेम फॉर ओल्ड एंड न्यू शेयर्स। व्हेन बोनस शेयर्स आर डिस्पोज्ड ऑफ, न्यू कॉस्ट विल बी टेकन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। क्वेश्चन कोई आपकी लाइन में मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन। हाँ, ये आप रेगुलरली आ रहे हो ना मेरी क्लास, तो ये नई स्लाइड है। ओके, सिमिलरली व्हेन द ओल्ड शेयर्स आर डिस्पोज्ड ऑफ, न्यू कॉस्ट विल बी टेकन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको। एवरेज कैसे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स प्राइस पर शेयर। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ऐड कर दी है। ओल्ड शेयर्स फर्स्ट करें, 100 शेयर्स थे, 11 रुपए का एक शेयर था और 1100 टोटल कॉस्ट बन रही थी। बोनस शेयर मिले, 10 शेयर्स मिल गए, कोई कॉस्ट इनकर नहीं की। तो इसके बाद आप इसको टोटल कर लेंगे और न्यू कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि 1100 को 110 से डिवाइड कर देना, दिस विल बी द न्यू कॉस्ट। ठीक है, नाउ अब इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे 5000 शेयर्स 18 के हिसाब से, 5000 शेयर्स 18 के हिसाब से, और फिर 5000 बोनस शेयर्स। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे बनाओगे आप, अब आपको कैलकुलेशन समझ आ गई है। सो कॉस्ट की कैलकुलेशन हम इस तरह से बनाएंगे कि 5000 शेयर्स हैं 18 के हिसाब से, कितना बनता है करें सर, 90,000, और 5000 शेयर्स हैं फॉर 0। तो इसका मतलब 90,000 इज द कॉस्ट और 10,000 टोटल शेयर्स हैं। तो यहां से जो पर शेयर प्राइस निकलेगी वो कितनी होगी, 9, और 9 और कितने शेयर्स आपने डिस्पोज ऑफ किए हैं, 10,000। तो इसका मतलब 90,000 ये आ गया जी।
और 2,10,000 का गेन हो गया। ना जब गेन वर्कआउट हो गया तो फौरन चेक करोगे क्या सिक्योरिटी है या इमूवेबल है, सिक्योरिटी या इमूवेबल है या नहीं है। इमूवेबल तो नहीं है डेफिनेटली। सिक्योरिटी के केस में हमें जरा जाना पड़ेगा डेफिनेशन के ऊपर कि सिक्योरिटी होती क्या है, देखना पड़ेगा ना। सिक्योरिटी ये होती है मींस शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, वाउचर ऑफ पीटीसी, मुदारबा सर्टिफिकेट, इंस्ट्रूमेंट, रिडीम कैपिटल, ब्ला ब्ला। तो इनमें से तो कोई नहीं है। शेयर ऑफ इंटरवुड प्राइवेट लिमिटेड है ना, क्या जी, तो इसमें से तो कोई नहीं है। अब शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, इसके लिए आपको पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन हमने स्टार्ट में डिस्कस किया हुआ है। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हो। दूसरा 50% से ज्यादा शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, या और या वो फिर यूनिट ट्रस्ट हो, ठीक है। तो ये इनमें से भी कोई कंडीशन पूरी नहीं हो रही। तो अगर ये कोई कंडीशन पूरी नहीं कर रहा तो क्या मैं इसको सिक्योरिटी कहूंगा? नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं है, इमूवेबल भी नहीं है। तो अब इसका ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए दोबारा हम जरा चैप्टर समरी के ऊपर चले जाते हैं कि फिर आप इसका क्या करेंगे। अब ये यहां पे फॉल कर जाएगा जी अदर्स में, ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी में भी नहीं जा रहा, ये पर्सनल यूज का एसेट भी नहीं है, ठीक है जी, और इमूवेबल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये रूट फॉलो करेगा अदर्स वाला। और अदर्स में अगर डिस्पोजल हो गया और गेन है तो होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा, 1 साल से ज्यादा है कि नहीं, मोर देन 1 ईयर है। कब डिस्पोज ऑफ किया आपने? दिसंबर 2021 में। और खरीदे कब थे? ये 18 में और ये 19 में। तो डेफिनेटली 1 साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड है, ठीक है। तो अगर 1 साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड है तो फिर क्या करना होगा, इस गेन को 3/4 करना होगा। तो 3/4 करें, कितना बनता है? 1,57,500। तो ये मेरी अब कैपिटल गेन्स के हेड ऑफ इनकम में इनकम बन जाएगी जी। हाँ जी जी हाँ, वो एग्जाम्पशन ये लिखी हुई है, ये देखें ना, फुली टैक्सेबल इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। अगर ये शेयर किसने खरीदा हुआ हो, बैंकिंग कंपनी ने या इंश्योरेंस कंपनी ने, और वो अपना कैपिटल गेन वर्कआउट करने लगे, तो उसने ये 3/4 वाला, यहाँ पे तो हारिस है जो ये जिसका ये शेयर है, ठीक है, जिसने ये शेयर खरीदे, ठीक है। इसको 1,57,500 ये कैपिटल गेन्स में ले जाएंगे आप। यार कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, अगर आप खामोश हैं तो इसका मुझे यही समझ आ रहा है, मतलब कि आपको समझ आ रही है। हाँ नहीं ठीक है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमने इग्नोर कर दिया, इंसिडेंटल चार्जेस फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स जो कि हैं 10,000। तो ये जो इंसिडेंटल चार्जेस हैं ये मुझे कॉस्ट का पार्ट बनाने चाहिए थे। सो 10,000 रुपए यहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख, ठीक है जी, शाबाश, सही बता रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा अब? 2 लाख, और ये 3/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना? 1,50,000, ठीक है, सही है, गुड हो गया। हाँ, तो 90,000 प्लस 10,000 1 लाख ही होगा। 90,000 प्लस 10,000, जी ना, ठीक है, चले आगे एवरीवन। नंबर 4 देखें। ऑन March 1, 2022 हारिस सोल्ड 10,000 शेयर्स इन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, अ कंपनी लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फॉर ₹3 लाख। तो ये अब शेयर हो गया एक लिस्टेड कंपनी का, तो इसका मतलब सिक्योरिटी की डेफिनेशन पूरी कर रहा है। He had purchased these shares on July 1, 2021 for 2 लाख, brokerage and other expenses on transaction were 1,500। सो 3 लाख का बेचा, 2 लाख का खरीदा था, और 1,500 के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। सो सिक्योरिटी का सिनेरियो बनता है जी। और इसमें कंसिडरेशन देखें कितनी है? 3 लाख। माइनस करेंगे इसमें से कॉस्ट कितनी है?
2 लाख प्लस 1500, तो ये कितना हो जाएगा 2,01,500। तो गेन कितना आ गया 98,500, ये गेन आ गया। नाउ इट्स अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के केस में अब आपको सिक्योरिटी के केस में जाना पड़ेगा यहां पे, और इधर हमने क्या डिस्कस किया जी कि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी शैल बी टैक्स एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और ये रेट इसके ऊपर लगाए जाएंगे। तो इसके लिए रेट ऑफ टैक्स अलहदा से दिए हुए, वो रेट जरा देख लेते हैं क्या है। रेट क्या है जी, अब देखो इस टेबल में, आप जरा प्रैक्टिकली इसको देखो, इस तरह से टेबल दिया हुआ होगा एग्जाम में, आपने ट्रेस करना है मेरे लिए कौन सा स्लैब। तो पहली लाइन क्या लिखी है, वेयर सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2013। तो इसकी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या जुलाई 13 से पहले है। हाँ, कब खरीदा है, जुलाई 2021 में खरीदा है आपने। तो इसमें तो फॉल नहीं करता। उसके बाद सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड बिटवीन 2013 से 2016, इसमें भी फॉल नहीं करता। थर्ड वन देखें, वे सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2016, इसमें फॉल करता है। आगे फ्यूचर और कैश सेटल डेरिवेटिव, ये हमारी बात नहीं हो रही। तो इसका मतलब कौन सा रेट निकला यहां से 12.5%। दैट्स हाउ यू विल फाइंड आउट द रेट। सो ये 12.5% का जो रेट है, ये है इस गेन के ऊपर अप्लाई करना है, उसके ऊपर टैक्स वर्कआउट करना है। ये किस वक्त आप करेंगे, जिस वक्त आप यहां पे पहुंच चुके होंगे ना, इस जगह पे, किस जगह पे, ये टैक्सेबल है। तो आपने इस सिक्योरिटी 98,500 को अलहदा कर देना है, इसके ऊपर 12.5% का रेट लगाना है, और जो बाकी बच जाएगा इस टैक्सेबल इनकम में, उसके ऊपर इंडिविजुअल सैलरीड या नॉन सैलरीड के रेट लगाएंगे। फिफ्थ पार्ट देखेंगे। ऑन 15 जून 2022 हारिस सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर 15 लाख। द कार हैज बीन ओरिजिनली परचेज फॉर 12 लाख ऑन 13 सितंबर 2019। उसकी पर्सनल कार है जो उसने 15 लाख की बेच दी। तो क्या होगा, कैपिटल एसेट होगा। तो क्या होता है कैपिटल एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द पर्सन वेदर नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, इसमें शामिल नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द पर्सन और डिपेंडेंट्स, तो ये तो शामिल नहीं है। तो अगर पर्सनल कार है तो मूवेबल प्रॉपर्टी है फॉर पर्सनल यूज, तो ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, डेप्सिबल एसेट भी नहीं है। तो बेच के बेशक गेन कमाता रहे, टैक्सेबल नहीं है, कैपिटल एसेट ही नहीं है फिर। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये कि जो इसकी पर्सनल व्हीकल है, पर्सनल कार, इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो ये डेप्रिसिएबल एसेट है। अगर डेप्रिसिएबल एसेट होता तो मैं बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में बना देता इसको, और ना ही ये कैपिटल एसेट है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 6 देखें। हारिस सोल्ड हिज एंटीक वॉच फॉर 1.5 लाख। द वॉच हैड बीन गिफ्टेड टू हिम बाय हिज मदर बैक इन 2008। इट्स फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट वाज 2.5 लाख। तो एंटीक तो कैपिटल एसेट है, क्योंकि जो एक्सक्लूडेड आइटम्स हैं उसमें से एक्सक्लूड हुआ है क्या, एंटीक, तो इसका मतलब कैपिटल एसेट है। लेकिन फीचर क्या है कि इसके ऊपर लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं करना। तो अब इस एंटीक के केस में क्या हो रहा है मामला, ठीक है जी। तो कंसिडरेशन कितनी है, 1.5 लाख, और कॉस्ट हमने चूंकि फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है क्योंकि थ्रू गिफ्ट है, तो कितनी होगी, 2.5 लाख। तो कितने का लॉस है, समझ रहे हैं भी सारे लोग। तो ये लॉस तो मैं कंसिडर करता ही नहीं अपनी टैक्स कैलकुलेशन में, ठीक है। तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट मेरी टैक्स कैलकुलेशन में नहीं आएगा। नंबर 7, अ पेंटिंग विच शी इनहेरिटेड, शी की जगह ही होना चाहिए था, विच शी इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर वाज सोल्ड फॉर 12,50,000। द मार्केट वैल्यू ऑफ द पेंटिंग एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वाज 15,50,000। द पेंटिंग वाज परचेज्ड बाय हिज फादर फॉर
सो ये क्या है जी? ये क्या है? पेंटिंग है। तो पेंटिंग उस एक्सक्लूडेड लिस्ट में थी, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक्सक्लूजन में से एक्सक्लूजन थी, तो इसका कैपिटल एसेट तो है, लेकिन अगर लॉस होगा तो मैंने रिकॉग्नाइज नहीं करना है, ठीक है। और ये गिफ्ट मिला है कि इनहेरिटेंस? हाँ, इनहेरिटेंस। तो अब ये जो फादर्स कॉस्ट, ट्रांसफर्स कॉस्ट है, ये रेलिवेंट हो सकती है। ये किस केस में होती है? कि अगर गिफ्टेड एसेट हो और विद इन 2 years डिस्पोज ऑफ हो, तो कमिश्नर के पास चॉइस है। ये अगेन जब तक आपको सवाल ना कहे कि कमिश्नर ने कहा है कि ट्रांसफर्स कॉस्ट को कॉस्ट बना लो, तब तक आपने वो कॉस्ट नहीं बनानी। यानी यहां पे मैं एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूं कि जो बेसिकली मुकाबला होगा ना आपके ज़हन में, 2 कॉस्ट आपस में मुकाबला करेंगे। कौन कौन सी 2 कॉस्ट हैं? एक इनहेरिटेंस के वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू, और दूसरी उसके फादर ने जितने की खरीदी थी। तो फादर ने जितने की खरीदी थी उसको बोलते हैं ट्रांसफरर्स कॉस्ट, जिस बंदे ने ट्रांसफर किया एसेट उसके लिए जो कॉस्ट थी। तो अब मेरे लिए 15,50,000 रेलिवेंट है या ये 10 लाख रेलिवेंट है? 15,50,000, क्योंकि ये 10 लाख तो फादर की कॉस्ट थी, ये मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। ये उस वक्त रेलिवेंट होगी अगर ये गिफ्टेड एसेट होता, फादर ने गिफ्ट किया होता अपने बच्चे को, और सेकेंडली कमिश्नर ये कहता कि आप ये कॉस्ट ना लें बल्कि ये कॉस्ट लें। तब हम क्या करेंगे? 12,50,000 में से इसको माइनस करेंगे। अभी क्या करेंगे? 12,50 में से इसको माइनस करेंगे और लॉस आ जाएगा, और इन एसेट्स के ऊपर लॉस को कंसिडर नहीं करना है। नंबर 8, ही सोल्ड ज्वेलरी फॉर रुपीज 23 लाख विच वॉज परचेज बाय हिज वाइफ। बहुत बेशरम आदमी है, वाइफ का जेवर बेच दिया इसने। He sold jewelry for 23 लाख। तो ज्वेलरी अगेन उन्हीं एसेट्स में फॉल कर रहे हैं। यस, ज्वेलरी इन्हीं एक्सक्लूजन्स में से एक्सक्लूड हुआ। तो अगेन सेम फॉर्मेट होगा कि अगर तो गेन है तो टैक्सेबल कर लें, और अगर गेन नहीं है, लॉस है, तो कुछ नहीं करना। सो 23 लाख रुपए का इसने ज्वेलरी सेल किया, और इसकी वाइफ ने परचेज किया था 2019 में 13 लाख का, एंड शी गिफ्टेड इट टू हिम ऑन द सेम डेट। नाउ गिफ्ट की जिसने खरीदा उसी दिन गिफ्ट कर दिया, तो अब यहां से आप इन्फ्रेंस ये ले सकते हैं कि जिसने उसने खरीदा है, जाहिर है मार्केट से ही खरीदा होगा, तो ये कौन सी वैल्यू दी हुई है? ये मार्केट वैल्यू दी। तो 23 लाख में से 13 लाख माइनस हो जाएगा इसकी कॉस्ट, ठीक है। सो ज्वेलरी का सिनेरियो लिख लेते हैं। सो 23 लाख में से माइनस करोगे 13 लाख, तो कितना आया? 10 लाख, 1 मिलियन। ये गेन है। नाउ इसकी टैक्सेशन कैसे होगी अगर ये गेन है? तो ये सिक्योरिटी है, इमूवेबल तो नहीं है, तो फिर किधर फॉल करेगा? ये तो इन एसेट्स में से है ना, तो इनका भी वही ट्रीटमेंट है जो अदर्स का होता है। अगर इसका होल्डिंग पीरियड देखें अब 1 साल से ज्यादा है या नहीं? हाँ, मार्च 2019 में खरीदा था, और आप अब चूंकि 2022 में बेचने, जाहिर सी बात है 1 साल से ज्यादा ही बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड है, तो कितना टैक्सेबल होगा? 3/4। तो ये कितना बन जाता है? 7,50,000। ठीक है। सो दिस गेन विल बी टैक्सेबल। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके कल हम बाकी का हिस्सा करेंगे, क्योंकि इतना सवाल अभी रहता है कि अभी आज के दिन में कवर नहीं होगा। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन। ऑल इज वेल। हाँ, सवाल सुन लो यार, सवाल सुन लो जी। पूछो भाई अश्विन यार, पूछो। सेकंड पॉइंट में जो आपने ये शिपिंग कंपनी पेड, सर स्क्रैप वैल्यू वाला आपने क्यों ऐड किया? स्क्रैप वैल्यू क्यों? वो देखे ना, कॉस्ट के अंदर हमने कहा था, सॉरी, क्वेश्चन ये है, सुने जी, क्वेश्चन ये है कि जिस वक्त मैंने मशीन को बेचा है, खराब जो मशीन आई थी जिसको मैंने कह दिया था कि कैपिटल एसेट है, उसके केस में मैंने कंसिडरेशन में उसको शामिल क्यों किया है, उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है।
तो उसके लिए कंसिडरेशन के टॉपिक को एक दफा आपने क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है जी। उसमें क्या लिखा मिलेगा आपको, कंसिडरेशन के कुछ असूल मिलेंगे ना, ठीक है। सो कंसिडरेशन के ये जो असूल हैं इसमें देखें, सो अमाउंट रिसीव्ड या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन काइंड ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। तो अब वो जो एक तो डैमेजेस के पैसे मिले वो इंश्योरेंस क्लेम की वजह से बनेगा कंसिडरेशन, और दूसरा जो फेयर मार्केट वैल्यू, वो जो अब स्क्रैप फॉर्म में आपका मशीन पड़ी हुई है उसको किसी ठिकाने भी तो लगाना है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बताई गई है यहाँ पे। तो ये कंसिडरेशन का पार्ट है इस वजह से, ठीक है। आपका सवाल यही था जी, और कोई क्वेश्चन, एनी अदर? चलो, थैंक यू वेरी मच।